यूट्यूब चैनल मेडिकल इन नर्सेस सब। आज की क्लास है हमारी बेस्ड ऑन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को लेके। तो जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं मैं उनको बता दूं कि अपकमिंग टाइम में 2025-26 में मोर देन 25,000 प्लस वैकेंसीज़ के लिए एग्ज़ाम होने वाला है। अलग अलग स्टेट अपने अपने एग्ज़ाम कैलेंडर ऑलरेडी रिलीज़ कर दिए हैं। अभी अपकमिंग जो वैकेंसीज़ हैं, जैसे जिस भी स्टेट के नोटिफिकेशन आ गए हैं उनमें टॉप पर था यूपी, जिसने सबसे पहले सीएचओ नोटिफिकेशन निकाला। रेलवे का नोटिफिकेशन भी अपडेट हो गया, फॉर्म भी भर गए हैं। एमपी ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन, साथ ही साथ अभी रिसेंट में त्रिपुरा में एएनएम एग्ज़ाम हो चुका है। अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी लोग जहाँ के भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लास्ट टाइम जो लोग इवन एक मार्क्स से रह गए थे या जिनका टाई अप हुआ था, वो लोग और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप अपनी वो चीज़ है जो फाइंड आउट कीजिए अपने से कि आपने कहाँ मिस्टेक की थी जिसके कारण आप उस एक नंबर से रह गए थे। और मैं बता दूं कि स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग अभी मेरे पास रिसेंट में DMER एग्ज़ाम को लेके CHO NHM और रेलवे के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज हैं जो आ रहे हैं। मैं उनको बता दूं, आप DMER का भी पेपर दे रहे हैं तो आप एक बार DMER का पेपर देखिए और एक बार कोई और नर्सिंग का पेपर देखिए या आप कोई और क्लासेस देखिए। तो क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपके मैच नहीं हो रहे हैं, स्पेशली नर्सिंग के? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है जो मैच ज़रूर होते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी है जो बहुत ही अच्छे से कीजिए। अभी रिसेंट में जो मेडिकल एंड नर्सेज हब की दोनों बुक्स हैं, मेडिकल एंड नर्सेज हब की जो दोनों बुक्स हैं उन पर है जो बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। तो जो भी लोग बुक्स वगैरह ऑर्डर करना चाहते हैं बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। देन आगे हम क्लास है जो आज की स्टार्ट करेंगे। जो NHM एंड CHO बुक है ये आपको फ्लिपकार्ट पर भी है एंड आप इसको डायरेक्ट है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है इसके थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। जो यदि आप फ्लिपकार्ट से लेते हैं तो आपको 680 समथिंग बुक पड़ेगी, 680 के आसपास। लेकिन अब जो भी लोग यदि डायरेक्ट बुक ऑर्डर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ओनली 570 रुपीज़ में है जो बुक अवेलेबल है। अब आपको लग रहा होगा कि मैम है जो डायरेक्ट में आपको बुक सस्ती क्यों दे रही हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लिपकार्ट के। सीधा सीधा आपको 100 रुपीज़ का है जो अंतर पड़ जाएगा। अब यदि आप लोग बुक डायरेक्ट लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, और यदि आप लोग बुक डायरेक्ट नहीं लेना चाहते हैं, आपको लगता है कि बुक आपको फ्लिपकार्ट से ही बेटर है, आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बुक दोनों जगह, चाहे आप फ्लिपकार्ट से लें या जो डायरेक्ट लेते हैं, बुक भेजूँगी मैं ही। दूसरी जो RRB की बुक है, और मैंने आपको इस क्लास के पहले एक वीडियो अपडेट किया था, उसमें इवन बुक्स के इंडेक्स भी दिखाए थे कि आपको 55 CHO NHM पेपर साथ में मॉडल पेपर एज पर योर सिलेबस है जो ऐड किए गए हैं। जो RRB बुक है इसका MRP आपको 399 रुपीज़ है, जिसमें आपको 1000 से ज़्यादा हैं जो मॉडल पेपर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। 10 मॉडल पेपर हैं, 10 ऑफिशियल पेपर हैं, 1000 से ज़्यादा 1 लाइनर है और साथ में जोड़ी मिलाओ क्वेश्चन, पेयर मैचिंग क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो जो भी लोग इस बुक को डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो ये बुक आपको ओनली 299 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएगी डायरेक्ट में, और फ्लिपकार्ट से लेना चाहते हैं तो ये भी वहाँ पे अवेलेबल है एज यू विश। और जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिसको लेके सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है लोगों को, वो ये रहा 8880468078। क्लियर है? कोई डाउट आपको रह जाए तो आप पूछ सकते हैं इस पर मुझे कांटेक्ट करके। आज की क्लास को चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन सेट किए गए हैं सॉरी, फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा आपको, इन सिकल सेल एनीमिया लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स इज, रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स किसको कहा जाता है? RBC को। तो यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया में RBC का जीवन काल कितना होगा? 17 डेज, 40 डेज, 76 डेज या फिर 110 डेज, कितना होगा? तो सिकल सेल एनीमिया क्या है? जो RBC का शेप होता है वो कैसा हो जाएगा? सिकल सेल में, मतलब हिंदी में हम कहें तो कैसे, हंसियाकार। जो हंसियाकार शेप हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो RBC का क्या होगा? शेप जब बदलेगा तो जो हमारा ब्लड फ्लो है वो भी डिस्टर्ब होगा। कि यहाँ पर यदि सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन है, RBC का शेप तो चेंज होगा ही। नॉर्मली जो RBC रहेंगी उस शेप में ना हो के हंसियाकार हो जाए, सिकल शेप में हो जाए, और ऊपर से एनीमिया की कंडीशन भी हो रही है।
तो यहाँ पर आरबीसी का जीवन काल भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 120 दिन जो नॉर्मल है उतना तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कितना हो जाता है जनरली, 10 से 20 दिन तक का। यदि हम एक एक्चुअल पॉइंट पे बात करें तो 10 to 20 डेज तक हो जाता है। अब एज पर आप ऑप्शन में देखिए कि क्या आपके ऑप्शन में रहेगा, तो रहेगा आपका 17 दिन तक का। कितना, ओनली 17 डेज के लिए। ये देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल ब्लड सेल्स हैं 120 दिन तक रहती हैं, लेकिन सिकिल सेल रहेंगी, मतलब जो हंसियाकार सेल्स होती हैं उनका जीवन काल 10 से 20 दिन का रहेगा। और जो नॉर्मल आरबीसी होती हैं वो होती हैं बाई कॉनकेव शेप में। बाई कॉनकेव शेप रहेगा तो इजीली है जो छोटी छोटी कैपिलरीज में से क्या कर जाएंगी, फ्लो कर जाएंगी। लेकिन जब ये सिकिल सेल रहेंगी तो ये देखिए इस तरीके से फंसेंगी, प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं होगा और जनरली ये क्या हो जाएंगी, यहीं पे डेड भी हो जाएंगी। इसीलिए फिर ना तो ये प्रॉपर ऑक्सीजन बाइंडिंग कर पाएंगी क्योंकि आगे फ्लो ही नहीं हो पाएंगी। जब ऑक्सीजन का प्रॉपर फ्लो नहीं होगा तो एनीमिया वाले मरीज में आपने देखा होगा, नॉर्मल एनीमिक पेशेंट में बहुत जल्दी हाँफने लगता है, बहुत जल्दी थकने लगता है। उसका रीज़न क्या होता है, एक तो हीमोग्लोबिन लेवल कम होगा, मतलब आरबीसी। तो यहाँ पर 17 दिनों का जीवन काल किसका कंसीडर किया जाएगा, आरबीसी का, बट इन सिकिल सेल एनीमिया के केस में। अगला क्वेश्चन है हमारा, During a nursing assessment on a patient with a pressure injury, you note that the patient's pressure ulcer has a loss of dermis with fat showing but no muscle, tendon or bone showing. Which pressure ulcer stage it is? क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि जब आप किसी प्रेशर इंजरी वाले का, मतलब यहाँ पर प्रेशर अल्सर वाले पेशेंट को आप चेक करते हैं तो यहाँ पर पेशेंट को क्या हुआ है, प्रेशर अल्सर तो हुए हैं, प्रेशर सोर हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए लॉस ऑफ डर्मेटाइटिस विथ फैट शोइंग, डर्मिस लेयर क्या हो गई है, यहाँ पर लॉस हो गई है, फैट दिख रहा है बट कोई मसल, टेंडन और बोन है जो नहीं दिख रही है। तो ये कौन सी स्टेज का अल्सर होगा, कौन सी स्टेज होगी अल्सर की, स्टेज 1 स्टेज क्या होगी, ये होगी आपकी थर्ड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। ये देखिए चारों स्टेज दी गई हैं। अब आपको क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि फैट दिख रहा है बट बोन, टेंडन, मसल से सब नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब आपको ये जो 4 स्टेज दी गई हैं प्रेशर अल्सर की, इसको हम डेक्यूबिटस अल्सर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4 स्टेज होती हैं अल्सर के लिए, आपको या तो यदि इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट इमेज दे के पूछ सकते हैं, यदि इमेज बेस्ड नहीं आपको आता है तो आपको है जो नॉर्मली क्वेश्चन में भी पूरा डिस्क्राइब करके पूछा जा सकता है। तो ये देखिए 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है जिसमें स्किन इंटैक्ट विथ नॉन ब्लैंचेबल रेडनेस। तो जो नॉर्मली स्टेज है यहाँ पर, जो नॉर्मल स्किन होती है हमारी वो ऐसी होगी। सबसे फर्स्ट इमेज दिख रही है। अब यहाँ पर ये देखिए जो क्लिनिकल अपीयरेंस है, फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, स्किन इंटैक्ट रहेगी, मतलब स्किन ब्रोकन नहीं होगी पहली स्टेज में, बट रेडनेस थोड़ी थोड़ी दिखेगी, एक एरिया दिखेगा रेडनेस का, लेकिन स्किन ब्रोकन नहीं होगी। दूसरी स्टेज आती है आपकी, इट हैज़ अ पार्शियल लॉस ऑफ डर्मिस ऑफन विथ अ पिंक वुंड बेड बट नो फैट और मसल, बोन और टेंडन विजिबल। तो दूसरी स्टेज में क्या होगा, पहली स्टेज में स्किन नहीं ब्रोकन होगी, दूसरी स्टेज में पार्शियली डर्मिस लॉस होगी, पिंक टाइप का है जो अंदर से दिखेगा आपको, वुंड पिंक टाइप का दिखेगा, लेकिन न यहाँ पे आपको फैट दिखेगा, ना मसल दिखेंगी, ना बोन, ना टेंडन, कुछ भी विजिबल नहीं होगा। फिर नीचे की तरफ बढ़ेंगे, मतलब तीसरी स्टेज आएगी। तीसरी स्टेज में डर्मिस है पूरे तरीके से लॉस हो जाएगी, सेकंड में पार्शियली थोड़ी लॉस होती है, थर्ड में डर्मिस तो पूरी लॉस होगी, साथ में फैट भी विजिबल होगा, फैटी लेयर है वो भी विजिबल होगी, लेकिन बोन, मसल, टेंडन विजिबल नहीं होते हैं। जब जो चौथी स्टेज होती है इसमें आपका क्या होगा, डर्मिस तो लॉस होगी ही, फैट, मसल, बोन, टेंडन सब कुछ विजिबल होंगे। क्या होंगे, सभी चीज़ें विजिबल होंगी। फिर आपने एक जो लास्ट में 4 तो मैन स्टेज हो गई, 5वीं होती है कि ब्लैक टाइप नेक्रोसिस काइंड ऑफ दिखना। तो एक ऐसे होगा, देखिए ब्लैक टाइप से दिखने लगेगा। जब यहाँ पर चौथी स्टेज में तो क्या होगा, फुल थिकनेस स्किन लॉस होगी,
मसल, बोन, टेंडन सब कुछ दिखेगा। लेकिन जब जो पांचवी होगी या अनस्टेजेबल, इसको किसी स्टेज का नाम ही नहीं दिया गया, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अनस्टेजेबल। तो ये क्या है, कवर्ड विथ स्लफ और स्कार टाइप का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर डीप टिश्यू इंजरी होगी, पर्पल टाइप की स्किन होगी, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई होना भी बंद हो जाती है। जब यहाँ पे आपकी नर्व, मसल, बोन, ब्लड सभी चीज़ें क्या रहेंगी, अफेक्टेड होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, नेक्रोसिस फॉर्मेशन होगा, स्कार फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो ये आपको इमेज अपने माइंड में सेट करना है। पहली, स्किन ब्रोकन नहीं होगी, ओनली रेडनेस होगी। दूसरे में पिंक टाइप का वुंड दिखेगा, थोड़ा बहुत डर्मिस है जो क्या होगी, अफेक्ट होगी। तीसरी में आपको डर्मिस फुली अफेक्ट होगी, फैट भी दिखेगा, लेकिन बोन, मसल, टेंडन नहीं दिखेंगे। लास्ट चौथी स्टेज सब कुछ दिखेगा। पांचवी में ब्लैकनेस टाइप होगी, स्कार फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दी हुई है पूरी चारों स्टेज। प्रेशर सोर की 4 स्टेज होती हैं, जो पांचवी स्टेज है वो इस तरीके से हो जाती है, जिसको हम अनस्टेजेबल कहेंगे, मतलब इसकी कोई स्टेज ही नहीं है। डीप टिश्यू इंजरी होगी तो सबसे बोन तक, बोन के और लास्ट पार्ट रहेगा वहाँ तक है जो अफेक्ट होगा। अनस्टेजेबल में जो बोन के ऊपर भी आपको ब्लैक टाइप का है जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, all of the following are changes that occur to the fetal circulation within minute of birth except for which, तो यहाँ एक्सेप्ट है यहाँ पर, एक्सेप्ट फॉर विच। तो फीटल सर्कुलेशन में सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी, किसी एक को छोड़कर सब चेंजेस होंगे फीटल सर्कुलेशन में, किसी एक को छोड़कर। अच्छा, फीटस कब नाम दिया जाएगा, जब बच्चा गर्भ में होगा, बाहर आएगा तो नहीं, तो क्या है वो यूट्रस में ही है। उस दौरान जो फीटल सर्कुलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या चेंजेस होंगे, लेकिन किसी एक को छोड़कर, मतलब जो नहीं होगा। पहला ऑप्शन है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द अम्बिलिकल वेसल्स, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस विनोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द डक्टस आर्टरियोसस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द हेपेटिक पोर्टल साइनस, या फिर क्लोजर ऑफ द फोरामेन ओवल। तो फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में जब तक बच्चा गर्भ में रहेगा तब तक तो ठीक है। फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम में होता क्या है कि अम्बिलिकल वेसल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, डक्टस विनोसिस भी कॉन्स्ट्रिक्ट होंगे, आर्टरियोसिस भी होगा, फोरामेन ओवल क्लोज होना स्टार्ट होता है फीटल सर्कुलेशन के दौरान, लास्ट स्टेज में। लेकिन हेपेटिक पोर्टल साइनस का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं होगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा हेपेटिक पोर्टल साइनस में। तो यहाँ पर अम्बिलिकल वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, डक्टस आर्टरियोसिस, विनोसिस और फोरामेन ओवल ये क्लोज होंगे, लेकिन हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो क्लोज नहीं होगा। फीटल सर्कुलेशन में हेपेटिक पोर्टल साइनस है जो क्लोज नहीं होगा, बाकी सभी चीज़ें एज पर ऑप्शन है वो वैसी ही होंगी। नेक्स्ट वन इज लेवल ऑफ HCG इन द मैटरनल सर्कुलेशन टिपिकली पीक एट व्हाट लेवल एंड व्हाट जेस्टेशनल एज। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो HCG हार्मोन है, क्या है, HCG हार्मोन है, पीक लेवल पर कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी में जाएगा। पीक मतलब सबसे हाईएस्ट अमाउंट पे कितने वीक की प्रेगनेंसी में जाएगा। ऑप्शन में है आपको 1 लाख MIU पर ml एट 10 वीक्स, दूसरे में 10,000 MIU ml एट 10 वीक्स, तीसरा ऑप्शन है आपको 10,000 MIU पर ml एट 20 वीक्स, चौथे ऑप्शन में 1 लाख MIU पर ml एट 40 वीक्स। तो यहाँ पर आपको मैं क्लियर कर दूँ कि यदि जो HCG हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि प्रेगनेंसी में पॉजिटिव, जो प्रेगनेंसी टेस्ट किए जाते हैं उसमें पॉजिटिव निकलता है, लेकिन इसका जो एज़ कम्पेयर टू यूरिन में तो आपके जब पीरियड्स मिस होते हैं तब चेक करेंगे आप, लेकिन ब्लड में आपको बहुत जल्दी डिटेक्ट हो जाता है यदि प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। तो HCG का मैटरनल सर्कुलेशन में, क्योंकि बच्चा तो क्या है गर्भ में रहेगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उसका तो आप चेक करेंगे नहीं वहाँ पे। तो HCG हार्मोन मैटरनल सर्कुलेशन में जब ब्लड टेस्ट करके पता कर सकते हैं तो हाईएस्ट रहेगा शुरुआती प्रेगनेंसी में। शुरुआती प्रेगनेंसी का मतलब है यहाँ पर 10 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, कितने
10 वीक की प्रेगनेंसी में। कितना हो जाएगा ये? 1,00,000 MIU पर ml। कितना होगा ये? 1,00,000 तक इसकी रेंज है जो पहुंच जाएगी शुरुआती 10 वीक की प्रेगनेंसी में। लेकिन यदि प्रेगनेंसी नहीं है तब HCG का लेवल हाई हो जाता है। तब ये आपके या तो कुछ कैंसरस ग्रोथ हो रही है या कुछ हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण ही HCG का लेवल हाई हो। कितने हफ्ते में होगा? शुरुआती 10वें हफ्ते तक 1,00,000 यूनिट तक पहुंच जाएगा। अब HCG से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा आता है जो प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग नोजिया है, मतलब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम है। इसके लिए हार्मोन जिम्मेदार क्या है? HCG। और आप HCG का हार्मोन शुरुआती प्रेगनेंसी में, स्टार्टिंग प्रेगनेंसी में ही ज़्यादा होता है, इसीलिए नोजिया, वॉमिटिंग और हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम की सिचुएशन भी शुरुआती प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा होती है। HCG को सीक्रेट कौन करता है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल्स। क्या है? सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल। ड्यूरिंग द इम्प्लांटेशन के टाइम पर, जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यूट्रस में, गर्भाशय में इम्प्लांटेशन होगा जो कॉन्सेप्सियस मटेरियल है, उस दौरान मैटरनल सर्कुलेशन में सबसे ज़्यादा क्या होगा? यहाँ पर HCG का लेवल हाई हो जाएगा। यदि सिंगलेटन प्रेगनेंसी का मतलब ओनली एक ही जो कंसेप्सियस मटेरियल है, एक ही फीटस डेवलप हो रहा है, एक ही एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर कितना होगा? 1,00,000 तक। मे बी यदि 2 या ट्विन है तो कितना होगा? 1,00,000 तक। मे बी यदि ट्विन्स होते हैं तब ज़्यादा ये है जो डेवलप है, जो HCG का लेवल है जो ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अ मैटरनल क्वाड स्क्रीन परफॉर्म्ड एट 18 वीक्स जेस्टेशन रिजल्ट विद द फॉलोइंग रिजल्ट। क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। 18 वीक्स ऑफ जेस्टेशनल पीरियड में क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। तो यहाँ पर क्वाड में टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होते हैं। कितने? टोटल 4 टेस्ट इंक्लूडेड होंगे, जिसमें होगा पहला अल्फा फीटोप्रोटीन, दूसरा होता है एस्ट्रॉयल। क्या है? एस्ट्रॉयल। तीसरा HCG और चौथा इनहिबिन। मतलब यहाँ पर 4 चीज़ें हो गई तो एक क्वाड हो गया। अल्फा फीटोप्रोटीन, एस्ट्रॉयल, HCG और इनहिबिन। अब इन चारों की जो वैल्यू दी गई है क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट में, अल्फा फीटोप्रोटीन की वैल्यू कितनी दी गई? 0.5 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, एस्ट्रॉयल की 0.6 मल्टीपल ऑफ द मीडियन, HCG की 2.0 मल्टीपल ऑफ द मीडियन और इनहिबिन की 1.08 MOM, विच फीटल डिसऑर्डर इज मोस्ट लाइकली गिवन द सीरम एनालिटिक प्रोफाइल। सीरम टेस्ट किया गया जिसमें क्वाड स्क्रीनिंग टेस्ट परफॉर्म किया गया 18 हफ्ते की प्रेगनेंसी में। तो जो वैल्यू आई है निकल के वो हैं इन चारों की। कौन सा है जो बच्चे को डिफेक्ट हो सकता है, कौन सी बीमारी हो सकती है, जो फीटस है उसको क्या डेवलप होने के रिस्क रहेंगे? ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम, ट्रायोसोमी 18, ट्रायोसोमी 13 या फिर टर्नर सिंड्रोम क्या बच्चे को डेवलप हो सकता है? तो आप सबको पता है कि जब भी जो सीरम लेवल चेक किए जाते हैं, अल्फा फीटोप्रोटीन लेवल है जो मेनली चेक किया जाता है, तो यदि उसका लेवल क्या हो? हाई हो, तब क्या कंसीडर किया जाता है? जब हाई रहेगा तो क्या होता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने के चांसेस हैं। लो है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस होंगे। तो यहाँ पर जो अल्फा फीटोप्रोटीन और एस्ट्रॉयल इन दोनों के वैल्यू क्या है? कम है। 0.5 MOM है अल्फा फीटोप्रोटीन और 0.6 है एस्ट्रॉयल की। लेकिन जब HCG और इनहिबिन का लेवल बढ़ा हुआ हो तब इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को ट्रायोसोमी 21 और डाउन सिंड्रोम डेवलप हुआ है। तो याद रखें, अल्फा फीटोप्रोटीन का लेवल सबको पता है किसमें कम होता है? डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे में। तो यहाँ पर भी वही अल्फा फीटोप्रोटीन और जो एस्ट्रॉयल है इस दोनों के लेवल डिक्रीज्ड है। लेकिन जो HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है वो और इनहिबिन इन दोनों के लेवल बढ़े हुए हैं। और ये फाइंड आउट करेंगे कि जो गर्भ में जो बच्चा है, यूट्रस में जो बच्चा डेवलप हो रहा है फीटस, उसको डाउन सिंड्रोम और ट्रायोसोमी 21 डेवलप हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट वन इज a number of screening tests are performed in all pregnancies at designated gestational age.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्रीनिंग टेस्ट इज करेक्टली मैच्ड विथ द जेस्टेशनल एज। यहाँ पर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रेगनेंसी में अलग अलग स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं अलग अलग जेस्टेशनल एज में, मतलब कितने हफ्ते की प्रेगनेंसी है, कौन से टेस्ट कितने वीक की प्रेगनेंसी में हो रहे हैं, वो स्क्रीनिंग टेस्ट सही तरीके से मैच किस ऑप्शन में आपको हो रहे हैं। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है ग्लूकोज लोड टेस्ट एज द फर्स्ट प्रीनेटल विजिट। क्या ग्लूकोज लोड टेस्ट है वो पहली प्रीनेटल विजिट में होगा। दूसरा है क्लेमाइडिया टेस्ट है 22 to 24 वीक्स में। तीसरा है फीटल एनाटॉमिक सर्वे 34 to 36 वीक में। ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर स्टेटस 35 to 37 वीक्स, या फिर रूबेला सीरोलॉजी एट द 6 वीक पोस्टपार्टम विजिट। अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन किस मतलब कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट है जो किस हफ्ते की प्रेगनेंसी के साथ मैच कर रहा है। पहला ऑप्शन है ग्लूकोज लोड टेस्ट, तो ये फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में आपका नहीं होता है। ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होता है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ को पता करने के लिए जनरली 24 से 28 वीक की प्रेगनेंसी में होगा। ये कब होता है, ये होता है 24 to 28 वीक की प्रेगनेंसी में ये है जो किया जाएगा। कितने में, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। अब जो यहाँ पर क्या कहा गया है, पहली प्रीनेटल विजिट में ये 22-24 में नहीं होगा, ये फर्स्ट में ही होता है कि माँ को कुछ इस तरीके की बीमारी तो नहीं है कि जो बच्चे को भी जा सकती है। रूबेला हो गया और ये दोनों हो गए, किस में होंगे, फर्स्ट में हो गए, तो ये दोनों भी मैच नहीं कर रहे। रूबेला सीरोलॉजी 6 वीक पोस्टपार्टम विजिट में क्यों करवाएंगे। पोस्टपार्टम का तो मतलब होगा डिलीवरी हो गई, 6 हफ्ते हो गए प्रेगनेंसी को, उसमें इवन बच्चे को ट्रांसफ़र होना होगा तो हो जाएगा जब तक तो यहाँ पर ये भी फर्स्ट में होगा क्लेमाइडिया और ये दोनों किस में होंगे, फर्स्ट में। अब यहाँ पर बचता है आपका एनाटॉमिकल सर्वे। फीटल एनाटॉमिकल सर्वे जनरली 18 से 22 वीक की जो आपकी बच्चे की एनोमली स्कैनिंग होती है वो कब होती है, 20 वीक की प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर जनरली इसको 22 या 18 से 22 वीक की प्रेगनेंसी में किया जा सकता है। कितने में, 22 वीक्स में इसको किया जा सकता है। क्लियर है, तो ये भी नहीं होगा। अब आपका बचता क्या है, आपका बचेगा ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करियर है जो 35 से 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी में किया जाएगा। बाकी सबकी जो मैचिंग है वो अलग अलग है। जैसे ग्लूकोज लोड टेस्ट फर्स्ट प्रीनेटल विजिट में नहीं होगा, 24 से 28 हफ्ते की प्रेगनेंसी में होगा। किसके लिए, जेस्टेशनल डायबिटीज़ का पता करने के लिए। क्लियर, क्लेमाइडिया और रूबेला होंगे पहली विजिट में। एनाटॉमिकल सर्वे होता है जनरली 20 वीक्स में, जो एक एक्यूरेट एज दी जाती है वो होती है 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी में, जिसको हम एनोमली स्कैनिंग भी कहते हैं, फीटल एनाटॉमिक सर्वे को। और जो ग्रुप बीटा हीमोलाइटिक है ये होगा 35 से 37 हफ्ते में। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट वन इज Which of the following organism is the most common cause of early onset neonatal conjunctivitis? तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म है, कॉजेटिव एजेंट हैं जो न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। GBS मतलब ग्रुप बी बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस, या फिर ट्राइकोमोनियासिस, या फिर इकोलाई। तो ट्राइकोमोनियासिस वेजाइनलिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर GBS है, जो GBS एक तो रेयरली ही रहेगा। जो क्लेमाइडिया होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्लेमाइडिया। जब प्रेगनेंसी में हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन के लिए एक बैक्टीरिया पूछें तब आपको क्या कहना है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स। लेकिन यहाँ पर प्रेगनेंसी के कारण कौन सा जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होगा, तो वो क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस। क्या है, न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस के लिए मोस्ट कॉमन रीजन ये है जो हो सकता है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, लेकिन कॉमन यदि हम बात करें तो क्लेमाइडिया है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। कुछ दिनों तक तो बच्चे में एसिम्प्टोमेटिक रहेगा, लेकिन आफ्टर दैट बच्चे 1 मंथ की एज में आपको है जो प्रॉपर
विजिबल होगा बच्चे की आंखों के यहाँ पे आप देखेंगे तो पानी सा भी आएगा, रेडनेस भी रहेगी। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो क्या होगा, क्लेमाइडिया ट्रोकोमिटस। नेक्स्ट वन इज 18-year-old G1P0 presented 30 weeks gestation, complaining of malodorous vaginal discharge. A wet prepared reveals motile flagellated organism. The treatment plan would include which of the following antibiotics? यहाँ पर ये देखिए जो वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, जीवन मतलब फर्स्ट टाइम ग्रेविड मदर है, प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री नहीं रही है ना प्रीटर्म की, कुछ भी नहीं यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ग्रेविडा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी है, 30 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, स्मेली फाउल स्मेली वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है। और जब टेस्ट किया गया तो यहाँ पर पता चला कि फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, मतलब है क्या, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। क्या है, ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस है। तो यहाँ पर जो आप एंटीबायोटिक देंगे वो क्या होगा, क्योंकि मोटाइल फ्लैजेलेटेड ऑर्गेनिज्म क्या हुए हैं यहाँ पर फाइंड आउट हुए हैं टेस्ट करने पर। तो यहाँ पर कौन सी एंटीबायोटिक देंगे, एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, डाइफ्लुकेन या फिर जेंटामाइसिन या फिर बैक्ट्रिम, क्या दिया जाएगा। तो यहाँ पर जनरली जो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट होता है ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस के लिए, यदि ड्रग ऑफ चॉइस की भी हम बात करें तो वो होती है मेट्रोनिडाजोल या फिर टिनिडाजोल। क्या होगी, मेट्रोनिडाजोल हो सकती है या फिर टिनिडाजोल हो सकती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, The clinic nurse notes that the physician had documented a diagnosis of herpes zoster in the male client's chart. Based on an understanding of the cause of this disorder, the nurse determined that this definitive diagnosis was made following which diagnostic test. तो यहाँ पर किसी क्लाइंट के लिए क्या है, किसी जो आपका क्लाइंट है डायग्नोस क्या हुआ, हर्पीज जूस्टर सिंगलेंस जिसको आप कह सकते हैं, मेल क्लाइंट है। तो यहाँ पर जो डिसऑर्डर है वो तो आपको पता है, हर्पीज जूस्टर जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट करेंगे आप डेफिनेटिव डायग्नोसिस के लिए, पैच टेस्ट, स्किन बायोप्सी, कल्चर ऑफ द लीजन या फिर वूज लाइट एग्जामिनेशन, कौन सा टेस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो अलग अलग टेस्ट दिए गए हैं, हर्पीज जूस्टर में क्या होते हैं, वुंड टाइप के बनेंगे, तो वुंड टाइप के, लीजन टाइप के बनेंगे। तो सबसे पहले उन्हीं को लेके है जो फाइंड आउट किया जाएगा कि ये हर्पीज जूस्टर है या कोई और अदर इन्फेक्शन के कारण हुआ है। तो पैच टेस्ट जनरली एलर्जी वगैरह चेक करने के लिए होते हैं, किसके लिए, एलर्जी के लिए। बायोप्सी वगैरह है जो किसके लिए होगी, यहाँ पर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए, कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है तो इसके लिए तो नहीं होगा ना। पैच टेस्ट एलर्जी के लिए किए जाते हैं। बहुत सारी इंट्राडर्मली है जो निडल इंसर्ट की जाएंगी, उसमें कुछ मटेरियल लेके किस चीज़ से एलर्जी, उसके लिए बायोप्सी होगी आपकी टिश्यूज़ की स्टडी करने के लिए कि कुछ कैंसरस ग्रोथ वगैरह तो नहीं हो रही है। और जो यहाँ पर वुड लाइट एग्जामिनेशन है, क्या है, एक जनरली है जो स्किन में इन्फेक्शन के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर कल्चर ऑफ द लेजन किया जाए, क्या कल्चर ऑफ द लेजन है जो यहाँ पे किया जाएगा हर्पीज जूस्टर को एज अ कन्फर्मेटरी डायग्नोस के लिए। क्लियर, ये देखिए यहाँ पर हर्पीज जूस्टर में एक तो क्लासिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलेगी क्लिनिकल एग्जामिनेशन के दौरान। क्लियर है, वायरल कल्चर वगैरह है जो किए जाएंगे, लीजन प्रोवाइड कर, जो भी लीजन है मतलब पता चलेगा जो हर्पीज जूस्टर है, हर्पीज जूस्टर है ये वेरिसेला जूस्टर नाम के वायरस से होता है। तो यहाँ पर जो चिकन पॉक्स को कॉज भी करता है, तो याद रखें वायरस का नाम हर्पीज जूस्टर और सिग्नल्स, इसका वायरस है वेरिसेला जूस्टर जो सेम चिकन पॉक्स को भी कॉज करता है। तो जिस भी स्किन पे घाव हुए होंगे या लीजन्स है तो वहाँ से पता चलेगा कि ये वायरस कौन सा है। पैच टेस्ट और जो बायोप्सी और जो वुड टेस्ट है सब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। क्लियर, नेक्स्ट वन, in which skin disorder do T cell induce a sudden increase in cytokines leading to hyperplasia of skin cells resulting in raised skin plaques।
तो यहाँ पर एक स्किन डिसऑर्डर है जिसमें टी सेल्स क्या है, टी सेल्स सडनली साइटोकाइन रिलीज करने लगती हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन बनाएंगी कि जो स्किन सेल्स क्या है आपको हाइपरप्लासिया टाइप देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो, कौन सा स्किन प्रॉब्लम होगी, डर्मेटाइटिस, एक्जिमा, सोरियासिस या फिर इम्पेटिगो। तो इम्पेटिगो ये सभी है क्या, ये सभी स्किन प्रॉब्लम है, डर्मेटाइटिस भी, एक्जिमा भी, सोरियासिस भी और इम्पेटिगो। तो यहाँ पर इम्पेटिगो के लिए तो क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल, ईच माइट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्या है ईच माइट। अब यहाँ पर जिसमें टी सेल इंड्यूस तो होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी जिसके कारण स्किन पे ईचिंग टाइप तो होगी, काइंड ऑफ हाइपरप्लासिया मतलब स्किन उठी उठी सी देखने को मिलेगी, वो होता है सोरियासिस। क्या है, सोरियासिस। इसके अलग अलग टाइप होते हैं, लंबे टाइम तक चलने वाली स्किन प्रॉब्लम है जिसमें हमारा अपना खुद का इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव होके एक सेल से 2 सेल और 2 से 4 सेल बनाना स्टार्ट करेगा। जो हाइपरप्लासिया की कंडीशन मैंने जस्ट बताई है वही इसमें देखने को मिलेगी और ये क्या कहलाती है, सोरियासिस। ये अलग अलग टाइप की होती है, इन्वर्स, पॉस्चुलर, ग्यूटेट या सोरियाटिक इरिथ्रोडर्मा। इसमें अपना खुद का जो इम्यून सिस्टम है, जो टी सेल्स हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में साइटोकाइन रिलीज करेंगी कि सेल से 2 से 4, 4 से 6 होंगी, मतलब हाइपरप्लासिया की सेल की जो काउंटिंग है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। इम्पेटिगो में इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पहले ट्राइमेस्टर में स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन का है जो मेन रीजन क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर यूट्राइन एबनॉर्मलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी 60%, एंडोक्राइन डिसऑर्डर या फिर थ्रोम्बोफिलिया। क्या है जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के लिए सबसे कॉमनली रिस्पॉन्सिबल है। तो पहले ट्राइमेस्टर में सबसे कॉमन जो रिस्पॉन्सिबल है वो होते हैं 60% तक जो मिसकैरेज हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन और मिसकैरेज होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं। किसके कारण, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ के कारण। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि डिले इन फॉलिंग अस्लीप। एक तो होता है इंसोम्निया। इंसोम्निया का मतलब क्या होगा कि नींद ही ना आना, क्या है, नींद ना आना। फिर एक्यूट इंसोम्निया का मतलब डिले इन फॉलिंग अस्लीप। नेक्स्ट वन, नेम द नॉन स्टिमुलेंट ड्रग विथ नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटिंग एक्शन यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ADHD। तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए, ADHD के लिए ड्रग यूज की जाती है, नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है जो जिसमें नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर एक्शन रहेगा। तो ये ड्रग का नाम क्या है, एटोमोक्सिटिन, डेक्सामेथामाइन, मिथाइलफेनिडेट या फिर फिमोजिड। कौन सी मेडिसिन है जो नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है ADHD के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। तो यहाँ पर एटोमोक्सिटिन, कौन सी, एटोमोक्सिटिन ड्रग है। तो जो एटोमोक्सिटिन ड्रग है किस क्लास की ड्रग है, ये जो एटोमोक्सिटिन ड्रग है कौन सी क्लास की ड्रग है। ये जनरली यूज की जाती है ADHD के लिए और इस साइकोस्टिमुलेंट से क्या है, कभी कभी इसको अकेले भी दिया जाता है लेकिन मोस्ट ऑफ द यूज तो ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए कंसीडर की गई है, ADHD के लिए। और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करती है। एक चीज ध्यान में रखें, यहाँ पे साफ कहा है नॉन स्टिमुलेंट ड्रग है जो कि नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स पर काम करेगी और ट्रीटमेंट में यूज होती है ADHD के। तो क्या है, एटोमोक्सिटिन ड्रग, इसका जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ADHD के मरीज में ही इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज हाउ शुड अ नर्स एडमिनिस्टर एन आयरन इंजेक्शन टू एन एडल्ट। तो यदि एक एडल्ट के लिए आयरन इंजेक्शन दिया जाना है तो कैसे देंगे आप, इंट्राडर्मल इन द फोरआर्म, सबक्यूटेनियस इन द आर्म, जेट ट्रैक इंट्रामस्कुलर इन द ग्लूटियल या फिर इंट्रामस्कुलर इन द डेल्टॉइड। तो यहाँ पे अब आपके दो ऑप्शन तो ऐसे होगा कि दिया ही नहीं जाता आयरन, ना इंट्राडर्मल ना सबक्यूटेनियस। अब आयरन इंजेक्शन दिया जाता है डीप मसल्स में, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। अब यहाँ पे कहा है कि जेट ट्रैक मेथड से देंगे कि इंट्रामस्कुलर से डेल्टॉइड में देंगे। तो मोस्ट ऑफ दी आयरन इंजेक्शन दिए जाते हैं जेट ट्रैक मेथड के द्वारा। क्यों, यदि इनको डायरेक्ट आपने इंजेक्ट किया
तो मसल्स में टिश्यू इरिटेशन का रीजन भी कॉज कर सकते हैं। इसीलिए इनको जेट ट्रैक मेथड के थ्रू क्या होता है, मेडिकेशन सील हो जाती है। मेडिकेशन सील होगी तो दूसरे टिश्यूज में नहीं जाएगी और इरिटेशन से बचाने का काम करेगी। जो भी आयरन मेडिकेशन है वो किस रूट से दी जाती है, जेट ट्रैक मेथड के द्वारा। किसके थ्रू, जेट ट्रैक मेथड के द्वारा, ताकि मेडिकेशन लॉक हो जाए एक ही जगह और दूसरे टिश्यूज में जाके इरिटेशन कॉज ना करे। क्लियर। नेक्स्ट वन, द एक्सपेक्टेड हाइट ऑफ अ नॉर्मल चाइल्ड एट 12 मंथ्स। यदि बच्चे की उम्र 12 महीने है, बच्चे की उम्र 12 महीने है तो उसकी हाइट कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो जो एक नॉर्मल टर्म न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तो उनकी हाइट होती है 50 to 55 सेंटीमीटर तक, 50 to 55 सेंटीमीटर तक। एवरेज इंडियन की तो 50 सेंटीमीटर तक होती है। लेकिन यदि 12 महीने की बात करते हैं आप तो कितनी हो जाएगी, तो होगी 75 सेंटीमीटर। देखिए बर्थ के समय, जन्म के समय कितनी होती है जनरली, 50 सेंटीमीटर। 3 महीने में होगी 60 सेंटीमीटर, 9 में 70। फिर आफ्टर 1 ईयर के बाद हाइट स्लो बढ़ना स्टार्ट होती है, धीरे धीरे बढ़ेगी। ऐसा नहीं जैसे आपका वजन है डबल हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि वजन, आपके बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ 2.5 kg, 5 to 6 मंथ में 5 kg हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन हाइट का सिस्टम ऐसा नहीं है कि जन्म के समय 50 सेंटीमीटर है तो 6 महीने में 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। 100 सेंटीमीटर होने में बच्चे को टाइम लगेगा, मे बी 4 ईयर तक बच्चे की हाइट 100 सेंटीमीटर तक पहुंच जाएगी। इट्स डिपेंड ऑन योर, बच्चे के बर्थ के समय पर क्या हाइट थी। अब बच्चे की हाइट इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि माँ का जो गैस्चर है, माँ की बॉडी का वेट है, माँ की हाइट है, फादर की हाइट है, जेनेटिक्स रीजन पर भी डिपेंड करती है। तो 45 सेंटीमीटर के बच्चे भी पैदा होते हैं, 40 सेंटीमीटर के भी होंगे। तो एक नॉर्मल बच्चे में यदि बात कर रहे हैं हम तो हाइट एट द टाइम ऑफ बर्थ होती है 50 सेंटीमीटर, लेकिन 12 महीने के बच्चे में कितनी हो पाएगी, 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन, इंक्रीज डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग विथ नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इज कॉल्ड। तो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है, मतलब नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट का मतलब कितना है, यहाँ पर 16 to 20 तक है। क्लियर, रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग क्या है, बढ़ी हुई है। तो क्या है, कुस्माल ब्रीदिंग, ब्रेडिपनिया, ऑर्थोपनिया, फिर हाइपर एपनिया। ब्रेडिपनिया का तो मतलब कम होना, 16 से भी कम। ऑर्थोपनिया का मतलब लेटने में, सांस लेने में दिक्कत होना। हाइपर एपनिया, हाइपर एपनिया का मतलब है कि डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। कुस्माल ब्रीदिंग क्या है, डीप रैपिड ब्रीदिंग पैटर्न। मतलब डीप का मतलब है कि जब आपकी बॉडी और ऑर्गन ज्यादा एसिडिक हो गए हो तो उस टाइम पर आपकी बॉडी में क्या है, CO2 है, जो CO2 क्या है, ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए कुस्माल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। आप ब्रीथ फास्ट करेंगे मतलब सांस बहुत ज्यादा लेंगे और गहरी लेंगे। ब्रेडिपनिया में स्लो हो जाएगी ब्रीदिंग रेट, टेकिपनिया में बढ़ जाएगी, ऑर्थोपनिया में लेटे रहेंगे जब आप, आपको थोड़ा सा सांस लेने में दिक्कत होगी। देखिए पैटर्न इस तरीके से होगा। यूपनिया, EU वर्ड कहीं पर भी जुड़ जाए दैट मीन्स क्या है, नॉर्मल है सब। क्या है, नॉर्मल है सब कुछ। यूपनिया वर्ड जुड़ता है मतलब क्या है, सब नॉर्मल है। लेकिन डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टेकिपनिया का मतलब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ गई है, ब्रेडिपनिया में कम हो गई है, एपनिया में स्टॉप ही हो गई है, फ्लैट। हाइपर एपनिया में डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग बढ़ गई लेकिन रेट ऑफ ब्रीदिंग क्या है, नॉर्मल है। काइनी स्ट्रोक पूछा जाता है तो इसमें पहले बढ़ेगी फिर घटेगी फिर बढ़ेगी, कुछ बीच टाइम में एपनिया भी होगा मतलब सांसें रुकेंगी भी। कुस्माल या जो हाइपर एपनिया भी और टेकिपनिया दोनों तरीके की कंडीशन इसमें हो सकती है। नेक्स्ट वन इज अ नर्स एंटर्स अ रूम एंड फाइंड अ पेशेंट लाइंग ऑन द फ्लोर, विच एक्शन शुड द नर्स परफॉर्म फर्स्ट। तो यहाँ पर एक नर्स रूम में जाती है, देखती है कि मरीज धरती पर डला हुआ है, तो एज अ नर्स आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं, असिस्ट द पेशेंट बैक टू बेड, एस्टेब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव, आस्क द पेशेंट व्हाट हैपन, कॉल फॉर हेल्प टू गेट द पेशेंट बैक इन बेड। मान लीजिए आप अपने राउंड पे गए, देखा मरीज जमीन पे लेटा हुआ है, लाइंग ऑन द फ्लोर, तो
तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज कि आपको चेक करना है पेशेंट ठीक है या नहीं, पेशेंट ठीक है या नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी यही होगी। देन आफ्टर आप डॉक्टर को कॉल करेंगे, हेल्प के लिए बुलाएंगे, लेकिन आपकी पहली प्रायोरिटी होगी कि आप पेशेंट को चेक करें रिस्पॉन्सिव है या नहीं, पेशेंट ठीक कंडीशन में है या नहीं। तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, एस्टैब्लिश वेदर द पेशेंट इज रिस्पॉन्सिव। नेक्स्ट वन, अ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अमंग न्यूबॉर्न कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग। तो जो एनटीडी है, क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, आप उसको न्यूबॉर्न में कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। आयरन टू द मदर इन थर्ड ट्राइमेस्टर, फॉलिक एसिड टू मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, आयरन एंड फॉलिक एसिड थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, विटामिन के टू द मदर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट क्या है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट डेवलप कब होता है, जब कंसीव करने के बाद से लेके बच्चे की सबसे पहले न्यूरल ट्यूब ही बनती है, नर्व ट्यूब बनती है। यदि उसको प्रॉपर फॉलिक एसिड ना मिल पाए तो वो क्या होगी, एक तरीके से डिफेक्ट कॉज करेगी। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है, माँ को कंसीव करने के टाइम पर या कंसीव करना चाहते हैं तो उसी दौरान से फॉलिक एसिड दिया जाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी वही करना है कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, माँ को फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही फॉलिक एसिड प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम। सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन 2 बार आपका आ गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम है क्या, मॉर्निंग सिकनेस है, लेथार्जी है, एक्सेसिव वॉमिटिंग है कि एक्सेसिव लूज मोशन है। एक्सेसिव लूज मोशन का मतलब होगा डायरिया। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी में हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम के साथ साथ किसी किसी को मॉर्निंग सिकनेस होती है, मतलब वॉमिटिंग फील होगी लेकिन होगी नहीं। लेकिन जब यदि आपको एग्जाम में मॉर्निंग सिकनेस ऑप्शन में हो, एक्सेसिव वॉमिटिंग भी हो, तो आप एक्सेसिव वॉमिटिंग को मार्क कीजिए। लेकिन हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम दिया हुआ है और एग्जाम में वॉमिटिंग वाला ऑप्शन नहीं है, तो आप मॉर्निंग सिकनेस को मार्क कर सकते हैं। दोनों चीजें आपके लिए कंफ्यूजिंग रहेंगी। तो यदि आपको मान लीजिए ऑप्शन में मॉर्निंग सिकनेस भी आ गया, एक्सेसिव वॉमिटिंग भी आ गई, तो आप क्या चूज करेंगे, एक्सेसिव वॉमिटिंग। क्या है, एक्सेसिव वॉमिटिंग। Which position to be provided to an unconscious patient while performing mouth care? यदि आप किसी बेहोश मरीज की ओरल केयर कर रहे हैं, माउथ केयर कर रहे हैं, तो आप उसको कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे, फॉलोअर्स पोजीशन, नी चेस्ट, सुपाइन या फिर साइड लाइन पोजीशन, कौन सी पोजीशन देंगे आप। यदि किसी मरीज की ओरल केयर करते हैं, मरीज बेहोश है, तब आप उसको कौन सी पोजीशन देंगे, तब आप उस मरीज को देंगे साइड लाइन पोजीशन, ताकि एस्पिरेशन का जो रिस्क है वो कम रहेगा। अनकॉन्शियस मरीज को चोकिंग होने से बचाना है, एस्पिरेशन से बचाना है आपको। हो सकता है कि जब आप ओरल केयर कर रहे हो उसकी कुछ वॉमिट ना कर दो, वॉमिट करेगा तो एस्पिरेट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसीलिए मरीज को साइड लाइन मतलब हेड साइड करके है जो क्या करेंगे, उसकी ओरल केयर करेंगे। और कभी भी ओरल केयर करते टाइम मरीज की आपको डेंचर्स या फिर कुछ भी इंसर्ट नहीं करना, इवन जो लगे हुए हैं उसको बाहर निकाल देना है। क्लियर है। और हर 2 घंटे में आपको केयर करनी है। और हमेशा मरीज को, अनकॉन्शियस मरीज को है जो आपके लिए टंग ब्लेड, जब भी आप मुंह ओपन करते हैं तो पैडेड टंग ब्लेड जरूर यूज करें। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट है जो उसके मुंह में जो भी केयर करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्ट आप ना करें, लेकिन उसके पहले टंग ब्लेड जरूर यूज करें ताकि वो टंग वाइट ना कर पाए या फिर टंग है जो अंदर की तरफ है जो ना पलट पाए। इसीलिए ओरल केयर करते टाइम आपको क्या करना, साइड लाइन पोजीशन देना है, ताकि जो वॉमिट यदि कर रहे हैं इनकेस टंग ब्लेड आप इंसर्ट करते हैं तो वो जो वॉमिटिंग वाला मटेरियल है एस्पिरेट ना हो पाए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज Mr. Tiwari developed features of depression after his divorce. Here divorce is considered as, तो मान लीजिए मिस्टर तिवारी है, मिस्टर दुबे, कोई भी है, तो वो क्या हो रहा है, उनको डिप्रेशन डेवलप हो गया उनके डिवोर्स के बाद। तो ये क्या है, डिवोर्स में यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहा है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, परपिचुएटिंग फैक्टर, प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर या फिर पर्सनालिटी फैक्टर। यहाँ पर डिप्रेशन में उनके लिए कैसी सिचुएशन हो गई है कि जिसके डिवोर्स उनका, तलाक उनकी ऐसी कंडीशन बन गई कि वो उनको डिप्रेशन में ले गई।
अब यहाँ पर डिवोर्स की जगह उनके किसी लव वन की डेथ हो सकती है या फिर उनकी जॉब जा सकती है, जिसके कारण वो क्या हो गए, डिप्रेशन में चले गए। तो ये क्या होगा, ये कहलाएगा प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। देखिए यहाँ पर 3 तरीके के फैक्टर हैं, प्रेसिपिटेटिंग, परपिचुएटिंग और प्रीडिस्पोजिंग। तो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसका मतलब उनके एक कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, जिसके कारण ट्रिगर का काम कर गए कि जो करंट प्रॉब्लम है उससे वो निपट ही नहीं पाए, और उनको उस प्रॉब्लम से निपटने के लिए यहाँ पर वो प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो गई कि वो सीधा डिप्रेशन में चले गए। तो यहाँ पर परपिचुएटिंग फैक्टर, तो प्रेसिपिटेटिंग क्या हो गया, कुछ ऐसा इवेंट हो गया, ट्रिगर हो गया जो उनको डिप्रेशन का रीजन बन गया। तो यहाँ पर उनका जो डिवोर्स है वो क्या बन गया, बन गया प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। कौन सा, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। फिर आता है परपिचुएटिंग फैक्टर, the factors that are causing the patient symptoms to continue or progressively worsen। मतलब उनको मान लीजिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर के कारण उनका डिवोर्स हो गया, क्लियर, डिवोर्स हो गया, लेकिन उस टाइम पर कुछ और भी उनके साथ ऐसा हो गया कि उस डिप्रेशन के सिम्टम को और ज्यादा, मान लीजिए उनका तलाक हुआ और उसी टाइम पर उनके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए या जॉब भी चली जाए, तो यहाँ पर दूसरी मार पड़ गई उन पर, तो वो कहलाएगा परपिचुएटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर जो परपिचुएटिंग फैक्टर क्या है कि उनकी जो कंडीशन है उसको और ज्यादा वर्स्ट करने का काम करेगा। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का मतलब है कि कोई डिसीज डेवलप होने के लिए एज अ रिस्क फैक्टर का और काम करेंगे। मान लीजिए आपको सर्दी खांसी जुकाम महीनों से चल रहा है और आप आइसोलेशन वार्ड में जाके आपकी ड्यूटी लगा दी जाए, वैसे ही तो आप छींक खांस के परेशान हैं और जाके आपकी ड्यूटी टीबी वाले डिपार्टमेंट में लगा दी जाए, ट्यूबरक्लोसिस के मरीज की केयर करने में लगा दी जाए, तो यहाँ पर आपको और रिस्क हो जाएगा। तो क्या करेगा, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर का काम करेंगे। इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर। तो प्रेसिपिटेटिंग अलग है, ट्रिगर का काम करेंगे, लेकिन प्रीडिस्पोजिंग का मतलब है कि आप और ज्यादा उस डिसीज के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे, मतलब आपको ये डिसीज होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ससेप्टेबल है आप, क्योंकि ऑलरेडी छींक खांस के आपका इम्यून सिस्टम आपकी सर्दी खांसी के कारण वीक होते जा रहा है, और उसी वीक टाइम पे आपकी ड्यूटी टीबी वाले में या कोविड वाले में लगा दें तो यहाँ पर प्रेडिस्पोजिंग फैक्टर का काम कर जाएंगे। नेक्स्ट वन, अ बेबी हुज बर्थ वेट इज 3 kg। एक बच्चा है, बर्थ के टाइम पर वजन 3 किलोग्राम है। क्या है, बर्थ के टाइम पर बच्चे का वजन क्या है, 3 किलोग्राम है। तो यहाँ पर 4 साल में बच्चे का वजन कितना होगा, बताइए यहाँ पर कि 4 साल के बच्चे का वजन कितना होगा। अभी 3 किलो है एट द टाइम ऑफ बर्थ, लेकिन 4 साल में कितना होगा, 6 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 14 किलोग्राम या फिर 16 किलोग्राम। ऐसा मैं आपको कई बार बताया है कि जब भी बच्चे का वजन दिया गया हो, आपको टाइमिंग दी गई हो कि 1 साल, 2 साल, 4 साल में कितना होगा, तो बच्चे का वजन होगा यहाँ पर कितना, 5 से 6 महीने में हो जाता है डबल, 1 साल में होता है कितना, 3 गुना, ट्रिपल, 9 किलो हो जाएगा 1 साल की उम्र में। क्वाड्रिपल होता है 2 साल में, लेकिन यहाँ पे 4 साल का पूछा है, कितना होगा, 16 किलोग्राम है। देखिए अब आप, तो यहाँ पर बच्चे का वजन 16 किलोग्राम होगा। 2 वीक में बच्चों का वजन है जो 1 से 2 पाउंड तक बढ़ेगा। 3-5 महीने में है कि डबल हो जाता है, 1 साल में ट्रिपल और 2 साल में 4 गुना। लेकिन 2 साल की उम्र के बाद बच्चे का वजन स्लो बढ़ेगा, तो यहाँ पर जो वजन होगा वो कितना हो पाएगा, 16 किलोग्राम तक। नेक्स्ट इज Which anti-tuberculosis drug cause poor vision and difficulty in color perception? तो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो आपके विजन को कलर परसेप्शन में है जो डिस्टरबेंस करेगी? स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन या फिर पायरोसिनामाइड। रिफाम्पिसिन तो रेड ऑरेंज कलर की यूरिन का कॉज बनेगी। स्ट्रेप्टोमाइसिन आपको बहरा बना सकती है, 8वें नंबर की जो वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व उसको डैमेज कर सकती है, और विजन में जो विजन और कलर परसेप्शन को डिफिकल्ट करने का काम करेगी होगी इथाम्ब्यूटॉल।
स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व डैमेज कर सकती है। रिफाम्सिन टेम्पररी डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कलर, स्किन का कलर, टीथ का, सलाइवा का, इनके कलर को चेंज कर सकती है। आइसोनियाजिड है यहाँ पर, तो आइसोनियाजिड है जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी या फिर हेपेटोटॉक्सिसिटी का कारण बनेगी। और जो यहाँ पर एथाम्ब्यूटल है, ये ऑप्टिक न्यूराइटिस मतलब जो आपकी आंखों की नर्व है उनको डैमेज कर सकती है, कलर ब्लाइंडनेस कर सकती है, तो इसका मेन ये रहेगा। क्लियर। तो ये पांचों ड्रग हैं जो एंटी ट्यूबरकुलर की प्राइमरी ड्रग है। आइसोनियाजिड यदि आपको एग्जाम में आता है, मैं यहाँ पर और शॉर्ट में आपको ऐड कर देती हूँ। तो यदि आइसोनियाजिड की बात करें तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, आइसोनियाजिड क्या करेगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। रिफाम्सिन है जो रिफाम्सिन क्या करेगी, आपका टेम्पररी जो यूरिन का कलर है या फिर यूरिन सलाइवा जो कलर है सब क्या करेगी, ऑरेंज रेड टाइप का कर देगी। फिर यहाँ पे आपकी आती है पायराजिनामाइड। क्या है, पायराजिनामाइड। तो पायराजिनामाइड है जो जनरली जॉइंट्स के लिए या फिर हाइपर यूरिसेमिया, यहाँ पर दो चीज याद रखें, हाइपर यूरिसेमिया एंड हेपेटोटॉक्सिसिटी। हेपेटोटॉक्सिसिटी का कारण बनेगी इथाम्ब्यूटोल। तो इथाम्ब्यूटोल ऑप्टिक मतलब विजन को डिस्टर्ब करेगी आपके। क्लियर। फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का मेन यही है कि वो वेस्टिबुलोकोक्लियर जो 8th क्रैनियल नर्व है, क्या है, 8th क्रैनियल नर्व को डैमेज करेगी, लेकिन यहाँ पर साथ ही साथ हियरिंग लॉस का कारण भी बन सकती है, क्योंकि आपके जो सुनने में जो कोक्लियर पार्ट है वो हेल्प करेगा, तो वो भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। तो ये पांचों ड्रग है और इन पांचों ड्रग के जो साइड इफेक्ट हैं जरूर एग्जाम में आते हैं आपको। नेक्स्ट वन, द एक्ट ऑफ रबिंग ऑन एन ऑयल इनटू द स्किन टू प्रोड्यूस अ लोकल इफेक्ट इज नोन एज। तो जब आप अपनी स्किन पे कोई ऑयल रब करते हैं तो लोकल इफेक्ट कॉज करेगा, वो क्या, इंजेक्शन है, इनहेलेशन है, इनेक्शन है कि इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब तो होगा डायरेक्ट आईवी में इंजेक्ट करना। इंजेक्शन का मतलब अलग अलग तरीके से हो सकता है, इंट्राडर्मल हो सकता है, आईवी हो सकता है, आईएम हो सकता है। इनहेलेशन का मतलब है कि नेजल स्प्रे के थ्रू कुछ भी चीज आपको इनहेल करना है। इनेक्शन का मतलब होगा रबिंग। क्या है, रबिंग। मान लीजिए आप झंडू बाम लगाते हैं अपने हाथ पैर में, लाल बाम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, सब क्या है, इनेक्शन है। इंस्टलेशन जो आप कान में ईयर ड्रॉप डालते हैं, आईज में ईयर ड्रॉप डालते हैं, वो हो गया। नेक्स्ट वन, a 50-year-old man present with sudden onset of dyspnea, breathlessness and chest pain. Examination shows tachypnea, hypotension, cyanosis, jugular vein distension, tachycardia and low grade fever. The most likely diagnosis is। क्वेश्चन में कहा गया है कि मरीज को डिस्निया हो रहा है, मतलब ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ब्रीथलेसनेस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है। एग्जामिनेशन में पता चला कि टैकिपनिया हो रहा है, मतलब जो रेस्पिरेटरी रेट है वो क्या है, बढ़ रही है। बीपी लो हो रहा है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही, बीपी लो हो रहा है, और ब्लू साइनोसिस की कंडीशन हो रही है। जुगुलर वेन है जो नेक के यहाँ पे विजिबल हो रही है ज़्यादा। टैकिकार्डिया हो रहा है, मतलब पल्स रेट भी बढ़ रही है, और फीवर भी है लो ग्रेड। क्या है, एक्यूट एमआई, एमआई में फीवर नहीं आता है। एक्यूट अटैक ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, तो इसमें भी फीवर नहीं होता है, न स्ट्रोक में होता है। ये सभी रीजन है किसके, ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म के, किसके, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के। नेक्स्ट वन, while providing care to a patient with hepatitis, the nursing officer should take special precautions too। तो यदि जब आप हेपेटाइटिस वाले मरीज की केयर करते हैं तो एज अ नर्स आपको क्या स्पेशल प्रिकॉशन बरतने हैं। प्रिवेंट ड्रॉपलेट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, यूज कॉशन व्हेन ब्रिंगिंग फूड फॉर पेशेंट, वेयर मास्क एंड गाउन बिफोर एंटरिंग द रूम, यूज ग्लव्स व्हेन रिमूविंग द पेशेंट्स वेट पेन। तो यहाँ पर यदि आप हेपेटाइटिस मरीज की केयर करते हैं हॉस्पिटल में तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, तो हेपेटाइटिस है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से नहीं फैलता है। क्लियर। जब आप मरीज को खाना लेके आते हैं तब भी नहीं आपको होने के चांसेस हैं। और एक गाउन और मास्क का तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो यदि हेपेटाइटिस वाला मरीज है तो यहाँ पर
जब आप पेशेंट का जो बेड पेन है वो रिमूव करते हैं उस टाइम पे आपको ग्लव्स जरूर पहनना है, क्योंकि ये जो फीकल मटेरियल से हो सकता है। यदि हेपेटाइटिस एओरी हुआ तो यहाँ पर फीकल मटेरियल से होने के चांसेस रहेंगे। तो जब आपको क्या करना है, ग्लव्स पहन लेना है, क्योंकि यहाँ पर मरीज का डायरेक्ट आपकी जो मरीज है यहाँ पर डायरेक्ट उसके बेड पेन से आपको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन मिल सकता है। तो इसीलिए ऐसे केस में आपको क्या करना है, अपने ग्लव्स है जो यूज करने हैं। नेक्स्ट वर्ड, इसका एब्सेंट होना क्या है, जो लेंस है आपकी आंखों में उनका क्या होना, एब्सेंट होना, तो ये कहलाएगा अफाकिया। क्लियर। यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है, इन्फ्लामेशन ऑफ लेंस, क्या है, इन्फ्लामेशन ऑफ लेंस। तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ लेंसेस का रीजन अलग हो सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट आपके लेंसेस में इन्फ्लामेशन नहीं है, ये जब आप अलग से लेंस लगाएंगे उसके कारण हो सकता है। लेकिन जो एब्सेंट है ये आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही रहेंगे। नेक्स्ट वन इज द यूटेराइन फंडस हाइट ऑफ द प्रेग्नेंट पेशेंट एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस और प्रेगनेंसी इज अबाउट। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो फंडल हाइट है, क्या है, फंडल हाइट है, आपको एग्जाम में बहुत आती है। या भी आपकी या तो 6 वीक पूछ लेंगे, 12 वीक पूछ लेंगे, 38 पूछ लेंगे, या जो फुल फंडल हाइट है कहाँ तक पहुंचेगी, कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो पूछा है कि अम्बिलिकस तक फंडल हाइट कितने वीक में पहुंचेगी, जो आपकी नाभि है यहाँ तक कब पहुंचेगी, 10 to 12 वीक में, 14 to 16 वीक में, 20 to 24 वीक में, 30 to 32 वीक में। एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अम्बिलिकस तक हाइट पहुंचने में, फंडल हाइट है जो आपकी पहुंचने में टाइम लगता है, जो मिड प्रेगनेंसी तक पहुंच पाती है। तो ये जो ड्यूरेशन हो गया, यदि बिलो अम्बिलिकस पूछे तो आपको कहना है 16 वीक्स तक, 16 वीक तक जो फंडल हाइट है अम्बिलिकस के नीचे रहेगी, नाभि के नीचे रहेगी। फिर यदि अम्बिलिकस तक ही पूछे तो होगा 20 से 24 हफ्तों की प्रेगनेंसी में। देखिए आप यहाँ पे से में इजीली समझ में आएगा कि 12 वीक तक है जो above symphysis pubis but below the umbilicus, above symphysis pubis but below the umbilicus। फिर 14 से 16 वीक में midway between the symphysis और umbilicus, मतलब pubis symphysis मतलब लोअर साइड, और जो umbilicus है आपकी दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा, अलग अलग होगा, मतलब बराबर होगा, दोनों साइड बीच में रहेगी फंडल हाइट। फिर 20 वीक की प्रेगनेंसी में, मतलब मिड प्रेगनेंसी में, जब आप क्विकनिंग फील करते हैं, क्विकनिंग का मतलब होगा पहला फीटल मूवमेंट, बच्चे के जो पहले हाथ पैर चलाना फील होना जो माँ को होंगे कब, 20 वीक की प्रेगनेंसी में। और टर्म क्या कहलाता है, क्विकनिंग। फर्स्ट फीटल मूवमेंट जो माँ को फील होता है वो कहलाता है क्विकनिंग। तो ये फील होता है 20 वीक की प्रेगनेंसी में, और उस टाइम पर प्रेगनेंसी पहुंचती है कब, 20 हफ्तों तक में। फिर अबव अम्बिलिकस हाइट ऑफ द यूट्राइन फंडस, जो आपका पूरा कंप्लीट 20 वीक के बाद से लेकर 38 वीक तक का टाइम होगा, इसमें जितना नीचे आपका सिम्फाइसिस प्यूबिस रहेगा उतना ही आपका अम्बिलिकस से अपर साइड भी हाइट बढ़ेगी, तो वो कहलाएगा अबव अम्बिलिकस का 20 से 38 वीक में। और एक्सीफेस स्टर्नम तक, मतलब पूरा कंप्लीट टर्म तक एक्सीफेस स्टर्नम कहलाएगा। जो स्टर्नम बोन है आपकी ब्रेस्ट वेन, उसका सबसे नीचे का हिस्सा कहलाएगा एक्सीफॉइड प्रोसेस, तो वहां तक है जो फंडल हाइट पहुंचेगी। फिर यहाँ से 37-36 वीक की प्रेगनेंसी में डाउन होगी, क्या होगी, डाउन होगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो ये कहलाता है जब आपका लाइटनिंग, क्या कहलाएगी, लाइटनिंग। नेक्स्ट वन इज, आई होप आपको पूरे समझ में आ गए हो। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है कि कंसीव करने से बाद से लेके 42 हफ्तों तक, इवन 2-3 मंथ तक आपको कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है पता नहीं चलेगा देख के कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं। तो ये जो फंडल हाइट की बात करें हम, तो 12 वीक तक अबव प्यूबिक सिम्फाइसिस तक, फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस से लेके बिलो अम्बिलिकस तक रहेगी 14 से 16 वीक में। 20 वीक में सेंट्रल पार्ट जो अम्बिलिकस से नाभि है वहां तक। फिर जितना अम्बिलिकस से नीचे की तरफ सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया है उतना ऊपर बढ़ेगी कब, 38 वीक, 20 वीक से लेकर 38 वीक तक। फिर जो टॉप लेवल होगा वो होगा 38 हफ्तों में एक्सीफॉइड प्रोसेस, मतलब जो स्टर्नम ब्रेस्ट बोन है आपकी, स्टर्नम इसका जो नीचे वाला पार्ट है वहां तक। नेक्स्ट वन,
As a nurse, you are monitoring a patient in immediate postpartum period. You are checking TRP and BP every 15 minutes for first hour. Which value suggests you that there is an excessive blood loss? तो यहाँ पर इमीडिएट पोस्टपार्टम पीरियड है, मतलब आफ्टर प्लेसेंटल एक्सपल्सन के बाद से लेके कोई एक प्रेग्नेंट लेडी डिलीवरी हो गई है, पोस्टपार्टम पीरियड चल रहा है उसका टीआरपी और बीपी आप हर 15 मिनट में चेक करते हैं, वो भी शुरू के 1 घंटे में, फर्स्ट आवर में। तो यहाँ पर क्या पता चलेगा कि उसका एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है। पल्स रेट 90 to 102 जा रही है, रेस्पिरेटरी रेट 18 to 22 है, टेम्परेचर 100.2 फ़ारेनहीट है, नन ऑफ द अबव। टेम्परेचर इतना आपको फीवर कंसीडर नहीं किया जाएगा। डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन होता है 24 घंटों के बाद, तुरंत नहीं। तो ये टेम्परेचर आपके बुखार का नहीं है, नॉर्मली भी हो सकता है फ्लूइड लॉस के कारण आपका। यहाँ पर रेस्पिरेटरी रेट भी नॉर्मल है, 18 से 22 है। तो लेकिन जब ये पल्स रेट बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, 90 से 102 जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आपकी हाई पल्स रेट। क्या होगी? हाई पल्स रेट, टैकीकार्डिया होगा। और ऐसे केस में मतलब पता आपको चलेगा कि ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। यदि पल्स रेट ज्यादा है, मतलब 90 से 102 बहुत हाई पल्स रेट है, ऐसे केस में पता चलेगा कि ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है। क्योंकि जो सभी ऑप्शन दिए हैं, रेस्पिरेटरी रेट कॉमन कंसीडर की जाएगी। तुरंत इन्फेक्शन कभी भी नहीं होता है कि तुरंत फीवर आ जाए, टाइम लगता है, 24 घंटे के बाद होता है। जब परपीरियल इन्फेक्शन होता है तो लास्ट है कि नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर पल्स रेट बढ़ी हुई है, मतलब एक्सेसिव ब्लड लॉस हो रहा है। नेक्स्ट वन, while assessing Mr. Gupta with Braden scale, the score attained what 8 which indicate the risk of developing pressure sore for Mr. Gupta। तो ब्रैडन स्केल यूज की जाती है प्रेशर सोर और डेक्यूबिटस अल्सर के लिए। अब यहाँ पर स्कोरिंग दी गई है 8। तो ये क्या है? माइल्ड है जो प्रेशर सोर है, मॉडरेट है, हाई है कि वेरी हाई है। तो ब्रैडन स्केल में स्कोरिंग सिस्टम यूज किया जाता है। जब स्कोर बताया गया है कि 8 है, तो कौन से लेवल पे है? माइल्ड, मॉडरेट, हाई या फिर वेरी हाई पर। तो ये प्रेशर सोर है, डेक्यूबिटस अल्सर है, कितना? वेरी हाई पर। ये देखिए आप, नॉर्मली होती है जो माइल्ड टू नो रिस्क तक रहेगा। ब्रैडन सोर जो स्केल है यहाँ पर मतलब 15 से 23 तक है, मॉडरेट में 13 से 14, हाई रिस्क मतलब 10 से 12 तक, लेकिन 8 है तो मतलब वेरी हाई रिस्क पे, जो कि 6 से 9 बताई गई है। अब 6 से ज्यादा जाती है तो बहुत ज्यादा हाई है। और इसके जो चीजें चेक की जाती हैं ब्रैडन स्केल में, वो 6 टर्म्स यूज होंगे: सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन, फ्रिक्शन और शियर। ये क्या है? यहाँ पे चेक किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ओपनिंग दैट कनेक्ट्स टू आर्टरिया ऑफ फीटल हार्ट। जो फीटल हार्ट के आर्टरिया है, उन आर्टरिया को कनेक्ट करने के लिए एक ओपनिंग होगी। वो ओपनिंग क्या है? डक्टस आर्टरियोसिस, डक्टस वीनोसस, फोरामेन ओवल या फिर लिगामेंटम टेरिस। क्या होगा? 2 आर्टरिया हैं जो फीटल हार्ट में क्या है? कनेक्ट है। तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे यहाँ पर फोरामेन ओवल। देखिए ये क्या है? फोरामेन ओवल। ये रहा जो फोरामेन ओवल है, क्या करेगा? 2 आर्टरिया को कनेक्ट करेगा, तो ये फोरामेन ओवल। डक्टस आर्टरियोसिस फीटल ब्लड वेसल्स है जो डाइवर्ट करेंगी राइट वेंट्रिकल, जो डाइवर्जन होगा राइट वेंट्रिकल टू आउटा, आउटा टू बॉडी, बॉडी टू फीटल गैस एक्सचेंजर में। और जो डक्ट है जो आफ्टर बर्थ के कुछ घंटों के बाद क्या हो जाती है? क्लोज हो जाती है। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक कंडीशन कैरेटोटाइप 47 XXY इज सीन। तो ये XXY है, किस कैरेटोटाइप 47 में देखने को मिलेगा? मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है यहाँ पे। अभी तक हमने डेफिशिएंट पढ़े थे, ट्रायोसोमी पढ़ी थी, मतलब कमी है। यहाँ पर कैरियोटाइप है, मतलब 47, मतलब एक ज्यादा है। डाउन सिंड्रोम है, क्लिनीफेल्टर, एडवर्ड या फिर पटाउ। तो एडवर्ड, डाउन, पटाउ ये सब क्या है? ट्रायोसोमी है, लेकिन XXY है, 47 कैरियोटाइप है, मतलब ये क्या हो गया? क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम। एडवर्ड ट्रायोसोमी मतलब होता है कमी है। पटाउ सिंड्रोम में 13 नंबर का ट्रायोसोमी है, एडवर्ड में 18, डाउन सिंड्रोम में 21। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है आपको? एक्स्ट्रा है, जेनेटिक कंडीशन है XXY है, मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है,
तो 47 कैरियोटाइप है तो कहलाएगा क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, डार्क ब्राउन वेजाइनल डिस्चार्ज एंड अ नेगेटिव प्रेगनेंसी टेस्ट इज सीन इन विच अबॉर्शन। तो डार्क ब्राउन कलर का वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है, प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है, तो ये क्या है? इनकम्प्लीट अबॉर्शन, एमिटेंट, थ्रेटेंड या फिर मिस्ड अबॉर्शन। तो ये कौन से अबॉर्शन है? तो ये कहलाएगा आपका मिस्ड अबॉर्शन। क्या होगा? मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट वन इज रॉबर्ट साइन इज फाइंड इन। रॉबर्ट साइन है जो यूपीसीएचओ एग्जाम में आ चुका है। रॉबर्ट साइन किस में देखने को मिलेगा? हाइड्रेटिफॉर्म मोल के केस में, एब्रप्टो प्लेसेंटा के केस में, प्लेसेंटा प्रीविया में, कि इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ, किस केस में देखने को मिलेगा रॉबर्ट साइन? तो रॉबर्ट साइन देखने को मिलेगा आईयूएफडी में। किसमें? आईयूएफडी में रॉबर्ट साइन है। देखिए आप, प्रेजेंस ऑफ गैस शैडो विद इन द हार्ट और द ग्रेटर वेसल्स इन केस ऑफ फीटल डेथ इन यूट्रस। यदि यूट्रस में फीटल की डेथ हो जाती है तो जब सोनोग्राफी की जाएगी तो उस सोनोग्राफी में जो फीटल का हार्ट है यहाँ पर गैस की शैडो देखने को मिलेगी। प्रेजेंस ऑफ गैस शैडो विद इन द फीटल हार्ट, जो हार्ट है उसमें गैस शैडो देखने को मिलेगी। एक तो रेयरली होगा और एक जनरली जब होगा जब फीटल की डेथ हुए, फीटस की डेथ हो गई यूट्रस में 1 से 2 दिन तक हो गए हो। यहाँ पर कभी कभी 12 घंटे, मतलब यहाँ पर 12 घंटे के बाद यदि फीटल डेथ हुई 12 घंटे तक हो गए हैं, जो गैसेस का एक्सचेंज करेगा फीटल हार्ट, वहां पर गैसेस क्या होंगी? सॉरी, ब्लड फ्लो, ब्लड का जो एक्सचेंज करेगा वहां पर गैस भरी हुई दिखेगी यूएसजी में, तो वो कहलाता है रॉबर्ट साइन। एक होता है स्पेल्डिंग साइन। क्या है? एक होता है आपका स्पेल्डिंग साइन। तो स्पेल्डिंग साइन का मतलब है कि जो बोन्स है, फीटल स्कल्स की बोन्स है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगी? कोलैप्स हो जाएंगी। क्या होंगी? कोलैप्स होंगी। 2 साइन आ सकते हैं। एक होता है रॉबर्ट साइन, जो इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ है, इसमें आपको एक पूछा जा सकता है रॉबर्ट साइन, और दूसरा होता है स्पेल्डिंग साइन। क्या है? स्पेल्डिंग साइन। दोनों साइन देखने को मिलते हैं इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ में ही। रॉबर्ट साइन में हार्ट के अंदर गैसेस फील्ड में यूएसजी में दिखाई देंगी, और स्पेल्डिंग साइन में क्या होगा? जो फीटल स्कल की बोन है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी, चढ़ जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, तो कहलाएगा स्पेल्डिंग साइन। और जो साइन है वो क्या होंगे? पेन और क्रैम्पिंग होंगे, फीटल किकिंग एंड मूवमेंट स्टॉप हो जाएंगे, फीटल हार्ट बीट जो आप डॉपलर के थ्रू चेक करेंगे तो इनडिटेक्टेबल होगी, कुछ भी नहीं सुनाई देगा। फीटल हार्ट बीट मूवमेंट है जो अल्ट्रासाउंड में भी डिटेक्ट नहीं होंगे। इन्वेस्टिगेशन में 100% पता चलेगा जब आप क्या करेंगे? यूएसजी करेंगे तब। रॉबर्ट साइन होगा, स्पेल्डिंग साइन होगा। स्पेल्डिंग साइन का मतलब होगा कि जो बोन्स है, स्कल बोन्स क्या हो जाएंगी? कोलैप्स हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगी। गैस शैडो देखने को मिलती है विद इन 12 आवर में। वॉल साइन का मतलब है हाइपरफ्लेक्शन ऑफ द स्पाइन। हेलिक्स साइन होगा, अम्बिलिकल आर्टरीज में गैस देखने को मिलेंगी। क्राउडिंग ऑफ द रिब्स शैडो, रिब्स से वो क्या होंगी? इकट्ठी हो जाएंगी। वहां पर ये सभी साइन किसके हैं? ये सभी साइन है यूएसजी करेंगे जब आप, तब देखने को मिलेंगे यूएसजी में। एक्सरे एब्डोमेन का करेंगे स्ट्रेट, रॉबर्ट साइन देखने को मिलेगा, स्पेल्डिंग साइन होगा, वॉल साइन होगा, हेलिक्स साइन होंगे, क्राउडिंग होगी किसकी? रिब्स शैडो की। तो ये सभी क्या है? आईयूएसडी के कि इंट्रायूट्राइन फीटल डिवाइस की इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ के साइन की, जो यूट्रस में ही फीटल की डेथ हो गई है। तो नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, विच स्टेटमेंट अमंग फॉलोइंग इज ट्रू एज फार एज मैच्यूरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल इज कंसर्न्ड। तो ग्राफियन फॉलिकल का जो मैच्यूरेशन होता है उनके लिए क्या सही है? मैच्यूरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ एफएसएच एंड एलएच। मैच्यूरेशन इज ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय एफएसएच। मैच्यूरेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर ओनली इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मतलब कि कौन सा हार्मोन है जो ग्राफियन फॉलिकल जब मैच्योर होती है उसी के बाद एग रिलीज होता है ओवरी के थ्रू। तो यहाँ पर क्या सही स्टेटमेंट है? आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। कोई डाउट रह जाते हैं तो आप बेझिझक होके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।